This conference will now be recorded. जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे मिजाज हैं? आज तकरीबन 2-4 लोगों के अलावा बाकी सारे हाजिर हैं। अब हाजिर होना भी चाहिए क्योंकि अब हमारी एडमिशन हमारे चले गए हैं सबके। अब हमने अपनी तैयारी पर फोकस करना है क्योंकि जून के एंड पे हमारे एग्जाम्स हैं और इसके अंदर अप्रैल का महीना भी है जिस जो रमजानुल मुबारक का है। रमजानुल मुबारक फिर ईद, तो इसलिए इन चीजों को सामने रखकर हमने अपने काम को तवज्जो से काम करना है। अब मैंने आपको क्वेश्चन बैंक करने के लिए दिया था जिसके पीछे 1-2 क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं है। पीछे अगर आप देखेंगे तो 2-4 क्वेश्चंस के आंसर ठीक नहीं है। राइट, आपको आज इंशाल्लाह मैं एक असाइनमेंट भी आपसे शेयर करूंगा लीनियर प्रोग्रामिंग की, वो आपने करनी है। वो सारी की सारी जो असाइनमेंट है वो ज्यादातर है उसके ऊपर सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, वो सिर्फ एज अ शुअल ताकि हमें आइडिया हो कि हम किस हद तक क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं सेंड करूंगा तो कल से आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। क्वेश्चन बैंक आपने कर लिया होगा और उसके आंसर्स भी पीछे आप अपने वेरीफाई कर लिए होंगे। 2 क्वेश्चन जो कि ग्राफ देखकर कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाने थे उनका आंसर पीछे गलत दिया होगा, इसलिए जो आपने आंसर निकाला होगा वो ठीक होगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कल उसका आपका टेस्ट है। कल लीनियर प्रोग्रामिंग के टॉपिक का आपका टेस्ट होगा जो कि आपने यानी गूगल क्लासरूम पर अपलोड हो जाएगा और आपने सॉल्व करके गूगल क्लासरूम के ऊपर ही अपलोड करना है। ठीक है, आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर लें। बहुत आसान सा टॉपिक है ये, सीक्वेंस एंड सीरीज, या जिसे आप लोग कह सकते हो प्रोग्रेशंस भी से कहते हैं, इसे पैटर्न भी कहते हैं, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन भी कहते हैं। आई कैप की बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है और जो पहले हमने चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 7। ये 2 चैप्टर जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो एक स्लॉट मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स एक ही स्लॉट के अंदर आते हैं, यानी इसमें से भी पेपर आ जाता होता है, कम या ज्यादा लेकिन आता जरूर है। लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज में से और अगर लीनियर प्रोग्रामिंग दोनों को कंपेयर किया जाए तो लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से पेपर ज्यादा आने का चांस होता है एज कंपेयर टू लीनियर प्रोग्रामिंग सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। हमारे पास ये टॉपिक का नाम है क्या कि मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। ये हमारे टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। इससे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। हमारे पास मैथमेटिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें, बात होती है सीक्वेंस एंड सीरीज की। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस का लफ्जी मतलब होता है रेगुलर पैटर्न। सीक्वेंस का लफ्जी मतलब क्या होता है? रेगुलर पैटर्न। मतलब हर अगला नंबर एक किसी नंबर के प्लस होने से बन रहा होगा या किसी के माइनस होने से बन रहा होगा, और सीरीज का मतलब है कि वो काम चलता जा रहा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 वैल्यूज होंगी, नहीं, एक सीरीज बनी होगी, 5, 10, 15, 50 वैल्यूज होगी कम अज कम, उसे हम कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। इस सीक्वेंस एंड सीरीज हमारे सिलेबस में 2 है। वैसे इंटर में आपने पढ़ा होगा, वहां पर 3 है। एक आपने पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन हमारे यानी सीए के अंदर सिर्फ 2 हैं, एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, मतलब जो सीक्वेंस बनता है, मैं कहता हूं सपोज दैट अगर मेरे पास एक नंबर है 1
और इसमें 2 ऐड किया तो ये बन गया 3 5 7 9 एंड सो ऑन 1 3 5 7 9 एक नंबर फिक्स नंबर ऐड होकर अगला नंबर बना रहा है। एक फिक्स नंबर ऐड होके अगला नंबर बना रहा है। या फिर अगर मेरे पास एक वैल्यू है 40, अगली है 37, अगली है 34, अगली वैल्यू है 31, अगली वैल्यू है 28 एंड सो ऑन। तो एक खास नंबर, एक फिक्स नंबर माइनस होकर अगला नंबर बनता जा रहा है और बनता ही जा रहा है एक सीरीज के में। अगर कोई नंबर प्लस करने से फिक्स नंबर या माइनस करने से कोई सीरीज बन रही हो, हम उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई फिक्स नंबर के प्लस करने से या माइनस करने से सीरीज बन रही हो, हम उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे सीक्वेंस और सीरीज को कहते हैं जो कि एक फिक्स नंबर के प्लस या माइनस होने से बने। किसी फिक्स नंबर के प्लस होने या माइनस होने से बने, हम उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम उसे क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके होगी बात? अब अगर हम इस पे गौर करें कि सपोज दैट वही एक और कोई नंबर ले लेते हैं, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है एंड सो ऑन। इन सब का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो सेम डिफरेंस आएगा, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। और उसको डिनोट किया करेंगे डी से। अब ये कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे होता है? सारी वैल्यूज के दरमियान जो फर्क होगा वो कॉमन होगा, और अगर फर्क कॉमन नहीं होगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जरूरी है कि फर्क सबका बराबर हो। फर्क बराबर तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्क बराबर नहीं होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। राइट? उसके बाद इसकी जो पहली, इसको कहते हैं A1 मतलब फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं A2 दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। मतलब A1, A2, A3, A4, इसी तरह से A5, A6, मतलब पहली रकम, दूसरी रकम, तीसरी रकम, इसको हम कहते हैं। और D हमेशा फाइंड होता है दो कंसेक्टिव टर्म को माइनस करने से, और ये हमेशा इनका डिफरेंस बराबर होगा। जितने मर्जी, फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दो, थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, मतलब हर अगली टर्म में से उसकी इमीडिएट पिछली टर्म माइनस करोगे, फौरन पिछली टर्म माइनस करोगे, तो वो कॉमन डिफरेंस आ जाया करेगा। ओके होगी बात? अब इनका रिलेशन बनाते हैं हम कि अगर आपकी बात मैं करूं A1 की, तो A1 फर्स्ट टर्म को सिर्फ A भी कहते हैं। A1 या A एक ही बात है, चाहे A लिख दो चाहे A1 लिख दो, एक ही बात है। इसका A2 की तरफ अगर हम जाएंगे तो वो फार्मूला होता है A प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म में एक डिफरेंस ऐड कर दो तो आपके पास सेकंड टर्म बन जाती है। जैसा कि पहली टर्म मेरी थी 2, दूसरी टर्म, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो तो सेकंड टर्म बन जाती है। ओके की बात? अगर हम A3 की बात करें, थर्ड टर्म की बात करें, तो A के अंदर 2 दफा डिफरेंस ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म के अंदर एक फर्स्ट टर्म होगी और 2 डिफरेंस हो गए, तो टोटल कितनी टर्म्स होगी? 3। फर्स्ट टर्म को अलग क्यों रखते हैं भला पता है? क्योंकि फर्स्ट टर्म कोई भी हो सकती है। 2 है इधर, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, लेकिन जो डिफरेंस है वो हमेशा कॉमन होगा।
इसलिए फर्स्ट टर्म को अलग करके बाकी जितने डिफरेंस ऐड करोगे उतनी टर्म्स बन जाएगी। फर्स्ट टर्म प्लस 2 डिफरेंस तो थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस 10 डिफरेंस तो 11 टर्म्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देख लेते हैं, 2 + 3 इंटू 2 इंटू 3 तो 8 आ गया। चेक करके देख लो। अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूंगा तो a + 3d, 4 टर्म्स होगी, 3 डिफरेंस और एक a। तो हमारे पास आ जाएगा a2 + 3 इंटू 3 11 आ गया। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और इसी तरह से ये तो ऊपर भी देखे ना 11 तक तो हमने लिखा हुआ है। मैं कहता हूं मुझे चाहिए 50th टर्म। क्या चाहिए? 50th टर्म। तो मैं 50th टर्म को कैसे फाइंड करूंगा? a + 49d, एक a टर्म और 49 डिफरेंस, तो ये बन जाएंगी टोटल 50th टर्म। तो फाइंड क्या होगा? 2 + 49 इंटू 3, 2 + 49 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा? 149। एक शख्स ने कहा है कि सर अगर हम किसी एक टर्म में अगली टर्म में सिर्फ डी ऐड कर दें, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये फार्मूला बुक में नहीं है, ठीक है, और इसलिए हमें हर अगली टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन जो ये फार्मूला है, इस टर्म में सिर्फ हमारे पास दो चीजों का पता होना जरूरी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, बस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, हम हर तरह की टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन हो, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन हो और फर्स्ट टर्म के साथ अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म के साथ साथ एक कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बताई हो, तो हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके होगी बात? चलें जनाब, उसके बाद मुझे चाहिए, ये अब आपने करके मुझे बताना है, A141। बताओ ये कितना आंसर आएगा? A141 कितना आंसर आएगा? जी जनाब, अली हमजा का 422 आंसर आ रहा है, बाकी भी बताएं। ओके, सबका 422 आंसर आ रहा है, सबका। अच्छा, हमारी क्लास में ना जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड लोग हैं ना, वो हैं तकरीबन 34, और सब ऐड हो ना, कोई ऐसा बंदा जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है? एनीवन? सारी ऐड है। दो लोगों को इशू है इंटरनेट का, 26 हाजिर हैं, 28 हो गए, टोटल 34 है। इसका मतलब है 6 स्टूडेंट स्टिल मिसिंग है, 6 स्टूडेंट स्टिल मिसिंग है, ठीक है। और ये वैसे भी ऑफ सीजन की क्लासेस होती हैं, तो इसमें तो हर एक बच्चे को मॉनिटर किया जा रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ऑफ सीजन की क्लास और ऑन सीजन की क्लास में फर्क यही होता है कि जो ऑफ सीजन की क्लास होती है वो सिर्फ ऑलमोस्ट 10% होती है, ऑन सीजन की क्लास में सिर्फ 10% या मैक्सिमम 15%। तो इसलिए आप लोग इस चीज का फायदा उठाया करो। फायदा उठाने की बजाय आप लोगों का नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि जो बंदा क्लास नहीं लेता उसका नुकसान ही है ना, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ डेली बेस पे अटेंडेंस निकालने की, क्योंकि इसके बाद कोई अगली क्लास का टाइम हो जाता है। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि जो रेगुलर छुट्टियां करते हैं वो कौन है, रेगुलर छुट्टियां करने वाले।
चले जनाब 141 का आंसर आपने निकाल लिया, a प्लस 140d, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 140 इंटू 3 इज इक्वल टू 422। डन होगी बात। आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं इसी तरह बात करूं nth टर्म की, इसका कोई मुझे फार्मूला लिखकर बताएगा? मतलब अब मैं nth टर्म का फार्मूला लिखने लगा हूं, a प्लस n माइनस 1d, ये मेन फार्मूला है जिसके जरिए हम काम कर रहे थे। मतलब यहां पर जो भी टर्म फाइंड करते थे, डिफरेंस एक कम करते थे। ओके, एक तो हमने a ऐड करना होता था, तो a पूरा करने के लिए, यानी पूरी n करने के लिए n माइनस 1 एक कम करके d से मल्टीप्लाई करते थे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा पहला फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। अब एक सवाल लिखो, सपोज दैट मेरे पास एक क्वेश्चन है कि वैल्यू है जनाब, पहली 7 है, फिर 12 है, फिर 17 है, फिर 22 है, ऐसे जा रही है वैल्यूज। मैं कहता हूं मुझे फाइंड करके दो 60th टर्म A60, जल्दी करें जरा, A60 फाइंड करके दें। सब लोगों ने करना है फाइंड मेरे भाई। सैफुल्लाह का आंसर आ गया है। जी 302 ज्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है। चलें जी, ज्यादा आंसर 302 आ रहा है, तो हम देख लेते हैं। a प्लस 59d, n माइनस 1 मतलब 60 माइनस 1, a हमारे पास 7 है प्लस 59 और d हमारे पास 5 है। देखें, पहली टर्म a 7 है, पहली टर्म a 7 है, फिर डिफरेंस d हमारे पास 5 है। a हमारे पास 7 है और d हमारे पास 5 है। ठीक है जनाब, तो 302। अब मुझे ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये सवाल समझ नहीं लगा, ताकि उनको दोबारा समझा सके। कितने लोग हैं जिन लोगों का आंसर 302 नहीं आ रहा, या 302 आ तो रहा है लेकिन उन्हें समझ नहीं लगी ये आया कैसे? आगे चलें, या कोई ऐसा शख्स है, मैसेज तो कर सकते हो ना, अगर कोई मसला हो तो मैसेज लाजमी किया करें ताकि आइडिया हो जाए। अगला एक सवाल और करके दिखाएं मुझे, सब लोगों का आंसर अब आना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास पहले वैल्यू है जनाब 90, अगली वैल्यू है 83, अगली वैल्यू है 76, अगली वैल्यू है 69 एंड सो ऑन। मैं कहता हूं फाइंड 10th टर्म, जल्दी करो जरा, 10th टर्म चाहिए जरा। सैफुल्लाह अपने आंसर पर दोबारा गौर करो। वैसे ये आंसर रंग बिरंगा आ रहा है, किसी का 153 है, किसी का 800 है और किसी का सिर्फ 27 है। 3 आंसर आ रहे हैं, एक 800 प्लस है, एक 153 है, एक 27 है। लेट सी
कि आंसर किसका ठीक है और कॉमन सेंस किसकी ठीक है, ये भी हमने देखना है। कॉमन सेंस देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉमन सेंस ना देखी जाए, जी जनाब, कोई रह गया है या सबने आंसर दे दिया? चलें जनाब, फिर देखते हैं आंसर क्या है। सबसे पहले जिन लोगों का, जिन से मुराद है जिन लोगों का आंसर 800 आ रहा है वो तो एक्सेप्शनल केस है, और जिन लोगों का आंसर 153 आ रहा है वो जरा सोचें तो सही कि सीरीज देखें। पहली वैल्यू 90 है, फिर 83 हुई, फिर 76 हुई, फिर 79 हुई, ये 4 टर्म्स है। फिर आगे 5वीं टर्म, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, यहां पर जो टर्म बनेगी वैल्यू कम हो रही है, कम होते होते यहां पर वैल्यू 153 कैसे हो गई? वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू पहले से कम हो रही है, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। क्या कहते हैं? कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस हमें ये कहेगी कि मैं 153 आंसर कैसे दूं? आंसर तो जितना भी आएगा 69 से कम आएगा, क्योंकि 69 को भी रिड्यूस करना है, और आप लोगों ने 153 ऐसे आंसर दे दिया जैसे कमाल की बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब आपकी जो भी कॉमन सेंस के साथ हो चुका है वेल एंड गुड, बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन अब देखते हैं कि हमारे पास एक फर्स्ट टर्म को कहते हैं, एक इसको कहते हैं जो पहली टर्म हो, और डी किसे कहते हैं? किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस, किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस लेते वक्त सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ना कि फर्स्ट माइनस सेकंड। हर किसी भी टर्म में से अगर कोई टर्म माइनस करनी है तो अगली टर्म में से उससे पिछली टर्म माइनस करनी है, राइट। अब हमारे पास आ गया जनाब, हमें चाहिए A10, A90 है, सॉरी A90 है क्योंकि फर्स्ट टर्म है, तो A प्लस 9D, A मेरे पास 90 है, प्लस 9 इंटू -7, 9 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -63, और -63 90 में करेंगे तो आंसर आएगा 27। तो 10वीं टर्म आपकी 27, 10वीं टर्म हमारी 27। क्लियर होगी बात? फिर एक मेरा दिल करता है एक और क्वेश्चन हुआ, एक और क्वेश्चन लिखिए। जी जनाब, क्वेश्चन है -3, -11, -19, -27 एंड सो ऑन, राइट। मैं कहता हूं फाइंड 15th टर्म, देखते हैं कौन किधर जाता है। फाइंड 15th टर्म, बहुत सारे लोगों का आंसर -115 आ रहा है, लेकिन एक बंदे का -129 भी आ रहा है। देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का आंसर तो -115 ही है।
चलें देखते हैं, आंसर अपना मैच कर लो फिर। ए हमारे पास है -3, ए हमारे पास कितना है -3, डी हमारे पास है -11 कुछ इस तरह से, तो डी हमारे पास आ गया -8, क्योंकि -11 + 3 बन रहा है, ये -11 + 3 बन रहा है, ठीक हो गया। अब मेरे पास है A15 जो कि बराबर है A + 14D, A + 14D, डन होगी बात। अब A मेरे पास है -3 + 14 × -8, तो 14 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 भी माइनस हो रहा है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, -115, डन। अब एक सवाल और है हमारा सिर्फ इसका, फिर आगे चलते हैं इसकी दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। एक और सवाल लिखें, मेरे पास एक है -174 -170 -166 -162 एंड सो ऑन, और मैं कहता हूं फाइंड करो वैल्यू ऑफ 60th टर्म। जी जनाब, वैल्यू फाइंड करो 60th टर्म की। जी पहला रिजल्ट मौसूल हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ठीक है, और मुझे तो किसी का भी ठीक नहीं लग रहा। जी जनाब, आंसर बहुत ही रंग बिरंगे से आ रहे हैं। चलें जी, 62 आंसर आ रहा है ढेर सारे लोगों का, जो कि बेहतर है, लेकिन आंसर तो बहुत अजीब अजीब से भी हैं, अजीबो अमीर हैं, अजीबो गरीब नहीं है, अजीबो अमीर आंसर है। चलें देखते हैं। ए हमारे पास है, अब जरा गौर फरमाए, -174 ए, और डी हमारे पास है -170 -174, तो डी है जनाब 4, डी कितना है हमारा 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, और हमें फाइंड करना है A60th। A60 हमारे पास है मेरे भाई A + 59D, A है -174 + 59 × 4, तो 59 को 4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 174 क्योंकि नेगेटिव है माइनस होगा, तो आंसर हमारा आ रहा है 62। अब अपने आंसर जरा गौर करें, आप कैसी कैसी बोंगियां शोंगियां मार रहे हो, ठीक है कि बात। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब इस चीज को खत्म करके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि कभी कभी वो हमें कुछ टर्म्स दे देता है, कोई सी भी 2 टर्म्स देकर हमसे काम करवाता है, और जो मैथ वाले स्टूडेंट है उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए उनके लिए ये आसान है, फिर भी वो गलती कर रहे हैं, और मेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा है मुश्किल, लेकिन आसान हो जाएगा, ये भी कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन में ये कहता हूं कि वो कह देता है कि सपोज दैट मेरी एक टर्म है थर्ड टर्म, सपोज दैट वो थर्ड टर्म हमें क्या देता है
20, यदि थर्ड टर्म तीसरी टर्म 20 है, ठीक है, और वो कहता है कि मेरी जो 11th टर्म है ना, 11th टर्म वो है, सपोज दैट हम कह देते हैं 90, सपोज 90 कर लेते हैं, ठीक है। अब कहता है फाइंड मुझे करके बताओ जनाब A8 कि 8th टर्म क्या होगी, इस तरह का सवाल आ जाता है। वो कहता है कि हमारे पास थर्ड टर्म 20 है, 11th टर्म 90 है, और 8वीं टर्म बताओ कितनी होगी, राइट। अब हमने करना क्या होता है कि सबसे पहले जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल हो, ए और डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए और डी। ए और डी फाइंड कैसे करना है, मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। फाइंड किस तरह करेंगे, मैंने आपको दो तरीके सिखाता हूं। अब पहला तरीका जो मैथ वाले स्टूडेंट पढ़ के आए हैं, और दूसरा उसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। सबसे पहले काम क्या करना है कि A3 को क्या हम लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 20। A प्लस 2D इज इक्वल टू 20, और A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 90। हमने करना क्या है, जो दो टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको एक्सपैंड कर देना। जो भी दो टर्म्स आप अवेलेबल होंगी उनको एक्सपैंड कर देना है। उनको एक्सपैंड करने के बाद उनको आपस में माइनस कर देना है। दोनों को आपस में माइनस कर दो। A प्लस बड़ी टर्म को ऊपर रख दो, चाहे ये जरूरी नहीं है, जिसको मर्जी ऊपर रखो जिसको मर्जी नीचे रखो, कोई इशू नहीं है। और इनको माइनस करेंगे तो आपको पता है माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं। ये A से A कैंसल, 8D इज इक्वल टू 70, और D मेरे पास आ जाएगा 70/8, तो D कितना आ जाएगा आपके पास 8.75। 8.75 क्या किया, दोनों को एक्सपैंड करने के बाद, दोनों को एक्सपैंड करने के बाद आपने करना क्या है, दोनों को आपस में माइनस कर देना है डायरेक्टली, तो आपके पास D आ जाएगा। अब इस 8.7 को चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, दोनों में से जिसमें मर्जी पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस में से जिसमें मर्जी D की वैल्यू रिप्लेस कर दो, हमें A चाहिए, आपको A मिल जाएगा। तो A मेरे पास क्या आएगा, मैं यहां पर ही लिख देता हूं। A मेरे पास आ जाएगा A प्लस 2 इंटू D की जगह 8.75 इज इक्वल टू 20। तो A मेरे पास आ जाएगा 20 में से मैं माइनस कर दूंगा 8.75 को 2 से मल्टीप्लाई करके 17.5, तो मेरे पास A आ गया 2.5। A कितना आ गया 2.5। यहां तक ओके है। A और D फाइंड कैसे करना है, जो दो इक्वेशंस गिवन है उनको एक्सपैंड किया, उनको एक्सपैंड करने के बाद आपने D फाइंड करना है, और D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आंसर आ जाएगा। ये मैथ वाले इस तरीके से पढ़ के आते हैं FSC के अंदर। और A8 अब हमने फाइंड करना है, जो कि बराबर होगा A प्लस 7D, 2.5 प्लस 7 इंटू 8.75। लो जी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.75 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, और उसमें प्लस कर देंगे 2.5, तो आंसर आएगा 63.7। ये आ जाएगी हमारी 8th टर्म। ये क्या आ जाएगी हमारी 8th टर्म। क्लियर होगी बात?
यहां तक ओके है, राइट? आगे चलते हैं। आगे मैं दोबारा यही क्वेश्चन करवाने लगा हूं। A3 मेरे पास 20 है, A11 मेरे पास 90 है। पहले मैं दोनों को एक्सपैंड करता था, अब मुझे दोनों में से किसी एक को एक्सपैंड करने की जरूरत है। दूसरा मेथड है ये, सेकंड मेथड है। पेपर में दोनों मेथड से नहीं करना, किसी एक मेथड से कर लेना जो आपको ज्यादा आसान लगे। अगर दो टर्म्स गिवन हो और आपने ए डी या कोई और टर्म फाइंड करनी हो, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दो टर्म्स गिवन हो और उन दोनों में से आपने ए डी या कोई टर्म फाइंड करनी हो, तो ये तरीकाकार इस्तेमाल करना है। तो जनाब किसी एक को एक्सपैंड कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 20। मैं आपको d का डायरेक्ट फार्मूला बताने लगा हूं। वो d का फार्मूला क्या है? जो आपको दो टर्म्स गिवन है ना, a11 माइनस a3 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 3, क्या करना है? जो दो टर्म्स गिवन है उन दोनों को आपस में माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय 11 माइनस 3। ऊपर टर्म्स, नीचे नंबर उसके। A11 है आपके पास 90 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 8.7। डन होगी बात? आपने वो जो दोनों को एक्सपैंड करके आपस में माइनस करते हो, वो काम ही खत्म कर दिया। हमने डी का डायरेक्ट फार्मूला सीखा। जब भी दो टर्म्स गिवन हो उनको माइनस कर दो और जितनी टर्म्स का डिफरेंस है उस पर डिवाइड कर दो, बात वही आ जाएगी। ये डायरेक्ट तरीका है। अब जो 8.75 है जो आपने एक्सपैंड की है उसमें पुट कर दो, तो आपके पास ए आ जाएगा। तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा? 2.5। बाकी जो मर्जी फाइंड करना है वो फाइंड करवाता रहे हमसे। वो बात समझ लगी ना? तो फिर इसका क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूं, वो मुझे करके दिखा। ठीक है, दो क्वेश्चन मैं देने लगा हूं, दो, और दोनों आपने मुझे करके दिखाने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, A5 आपके पास सपोज दैट 48 है और A19 सपोज दैट आपके पास 512 है। मैं कहता हूं फाइंड A11। एक और एक और सवाल भी लिखे, दो सवाल हैं। A3 आपके पास है सपोज दैट x प्लस 7, x प्लस, चलो 7 कर लेते, और A7 है आपके पास x प्लस 49। मैं कहता हूं फाइंड A एंड D एंड A5। सवाल टाइम है आपके पास 5 मिनट, दोनों सवाल को करने के लिए शुरू हो जाए। जल्दी करें जनाब।
दोनों सवाल करने हैं आपने। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। अब क्लास में नहीं होता है? मैं सर होता हूँ, रिकॉर्डिंग सुन रहा होता हूँ, रिकॉर्डिंग इससे का लेट हो जाता हूँ। आगे नहीं खुलती। सर जी वो एडजस्टमेंट मेरी रह गई है, बकाया मैंने सारा पीछे से क्लियर कर लिया लेक्चर सुन के रिकॉर्डिंग। अच्छा, फॉर्मेट्स वगैरह वो आगे एडजस्टमेंट रह गई। कौन से एरिया? जो आपने तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहे? उसकी रिकॉर्डिंग मुझे मिल नहीं रही। क्यों? मैं डेली सेंड करता हूँ। वो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग जो है हैं? एक्सपायर हो गई है। तो आपने फिर लेट सुनी होगी ना? नहीं लेट होगी। उसका ये है कि उसके बगैर आगे मुझे समझ नहीं आ रही लेक्चर की। समझ आनी भी नहीं है, है ही सारी हुई एडजस्टमेंट, सारी तो एक्सपायर नहीं होगी। जो है ना आपका 2 तारीख वाला लेक्चर और 1 तारीख वाला मैंने सुन लिया। हाँ, ठीक है, जो उसके पीछे एडजस्टमेंट हो रहा है ना वो एक्सपायर हो। फिर उसका यही हाल है कि अभी गुजारा करो, क्योंकि एडजस्टमेंट अब इतनी ज्यादा हो गई है और ये इस हफ्ते खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब नया टॉपिक शुरू होगा ना, नया टॉपिक साथ साथ चलाना, और जो एडजस्टमेंट वाली चीज है ना, अब वो पढ़ लेना जो नया पुराना बैच होगा ना उसके साथ, जो अब जिसकी मतलब ये क्लास वाला टॉपिक एडजस्टमेंट वाला कंप्लीट होने के बाद जो आगे नया टॉपिक वो सेपरेट ही होगा। सेपरेट ही है, ठीक है। आगे सारे सेपरेट टॉपिक सर वैसे क्या सीन क्या है इसका? फिजिकल क्लास से करता हूँ स्टार्ट होगी, कोई पता नहीं फिजिकल क्लासेस का। अब ये हुकूमत जाने, क्योंकि उन्होंने कहना है तो कॉलेज को ओपन होने, नहीं कहना तो फिर कॉलेज की अपनी तो कि हर बंदा चाहता है फिजिकल क्लास। तो आज क्लास लिया आपने? सर जी आज मैं फिजिकल करा दी, आज पता चलो सर यही आते होते हैं सारी सर जी मैं अभी करा के भी कराई है। क्लास लेना जरूरी था, फीस बाद में भी जमा हो सर जी जाती। क्लास मिली मुझे, आईडी नहीं मिली मुझे। सही को अगर उठानी होगी तो उठाई जा सकती, कोई इशू नहीं। जो पीछे पढ़ लिया है इतना ज्यादा वो कोई कैसे होगा? दिन जो आप नए इनके साथ पढ़े ना इको, लेकिन सर अगर जब इनके साथ मेरा लेक्चर होगा इको अगर उस टाइम इसका कोई लेक्चर तो होगा आप ये सारा फिर इधर ही शिफ्ट करवा दें टोटली इनके साथ ही। इतना ज्यादा पढ़ लिया वो लेकिन उसको कवर कैसे करो? कवर भी तो करना है। दोबारा पर में या तो अगर आपको है कमांड कि आपको बाकी आता है सारा पिछला, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता हाँ जी, हो गया क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसको। अब मुझे ये बताओ कि आपको मेथड कौन सा सही लगा, दोनों को एक्सपैंड करके या एक को एक्सपैंड करके, फिर उसी हिसाब से चलते हैं। दोनों को एक्सपैंड करके माइनस करें या डायरेक्ट करें, बताएं, उस हिसाब से करेंगे। शेयान ने कहा कि सेकंड। चलो अब आ जाए जरा, हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। A5 हमारे पास, इधर ही मैं कर देता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ये देखो, यहां से मैं पहले सिर्फ A को एक्सपैंड करूंगा। A5 को लिख सकता हूं मैं A + 14D इज इक्वल टू 48। A + 14D इज इक्वल टू 48। और D मेरे पास क्या आएगा? अब जरा गौर करें, A19 - A5 डिवाइडेड बाय
19 माइनस 5। ओके, अब A 19 है, 512 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 14। अब आपने जो A फाइंड, D आ गया हमारे पास। एक बात याद रखें, आपने 512 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 14, तो हमारे पास जो D आ रहा है वो आ रहा है 232/7। चाहे इसको पॉइंट में लिख दें 13.33.14 या 232/7, ये हमारे पास D आ गया। इस D को यहां पर आकर पुट करते हैं तो A आ जाएगा। तो कर लेते हैं, A प्लस 14 इंटू 232/7 इज इक्वल टू 48, और A हमारे पास आ गया, 14 को मल्टीप्लाई कर दिया, 14 मल्टीप्लाइड बाय 232/7, ये हमारे पास आ गया 464, और 48 में से 464 माइनस कर दिया तो माइनस 416 हमारे पास A आ। अब अपना A और D चेक करें, यही है। सॉरी यहाँ पर 14 सर नहीं है, 40 सॉरी 4 14 नहीं है, आएगा। 4 है, 4 है, माजरत 4 मल्टीप्लाइड बाय 232/7, 928/7, और 48 में से माइनस किया तो आ गया माइनस 592/7। चाहे पॉइंट में लिख लें चाहे पॉइंट के बगैर लिख लें, फ्रैक्शन में लिखने की बात। अब हमें चाहिए A10, A11, और वो बराबर है A प्लस 10D, और A मेरे पास है माइनस 592/7 प्लस 10 इंटू 232/7। तो मेरा आंसर आ गया, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर लें, आपका आंसर ठीक आ जाएगा, माइनस 592/7 प्लस 2320, क्योंकि 10 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर हमारा आ रहा है 1728/7, और अगर फ्रैक्शन में लिख दें तो 246.85। ठीक होगी बात। ये इतना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग नहीं था, ये क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले वही A को एक्सपेंड कर लेते हैं, A प्लस 2D, सॉरी ये x प्लस 7 है, A प्लस 7 नहीं है, A प्लस 2D इज इक्वल टू x प्लस 7। फिर D कैसे फाइंड करते हैं, A7 माइनस A3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3, x प्लस 49 माइनस x माइनस 7, बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, x से x कैंसल, 42/4, 42 को 4 पे डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 10.5। इस 10.5 को मैं इसमें पुट करने लगा हूं, A प्लस 2 इंटू 10.5 इज इक्वल टू x प्लस 7, A इज इक्वल टू x प्लस 7 माइनस 21, और A इज इक्वल टू x माइनस 14। A भी आ गया और D भी आ गया, A भी आ गया और D भी आ गया। अब हमने क्या करना है, A5 फाइंड करना है, जो कि है A प्लस 4D, x माइनस 14 प्लस 4 इंटू 10.5। तो 4 को मल्टीप्लाई किया 10.5 से और माइनस किया 14, तो x प्लस 28, ये आंसर। डन होगी बात जनाब।
तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने कल घर से करने हैं, वो लिख लें। जी जनाब, पहला क्वेश्चन, (25), (19), (13) and so on. Find 12th term. दूसरा सवाल लिखें, -150, -142, -136 and so on. Find 20th term. तीसरे क्वेश्चन पे हैं, if third term is 149 and 12th term is 529, find 9th term. Okay, next question number 4. If fourth term is x plus 12 and 12th term is x plus तकरीबन कर लो 64 कर लेते हैं, (64) 66 कर लो 64 की बजाय, ताकि आपका आंसर ना फ्रैक्शन में ना आए, आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में आ गया तो फिर आप फंस जाओगे। बल्कि इसमें 68 कर लो ताकि 0.5 भी ना आए। ठीक है जनाब, तो फोर्थ टर्म आपकी x plus 12 है और 12th टर्म आपकी है x plus 8। फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड फर्स्ट टर्म। पांचवा क्वेश्चन है आपका जनाब, इफ 5 A1 A2 A3 A4 और 17, find the value of is a, बल्कि is a series is an arithmetic progression. Find value of A3. Find value of A3. तो ये 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, ये आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जनाब, चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।